हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है, उन प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। हाँ, और आज का हमारा जो मिशन है वो सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि इन विजुअल मैप्स और फैक्ट्स को डिकोड करना है। सही कहा, ताकि ज्योग्राफी दिमाग में एकदम सेट हो जाए। चलो अब सबसे पहली स्लाइड देखते हैं। हाँ, देखते हैं। देखो, इस स्लाइड में भारत की नदियों का एक परिचय दिया गया है। मैप में उत्तर की तरफ कुछ चमकती हुई लाइंस है जो हिमालय नदियों को दिखा रही हैं, और दक्षिण में प्रायद्वीपीय नदियां हैं। नीचे टेक्स्ट बॉक्सेस है और 2 सवाल भी दिए गए हैं। हाँ, वो टेक्स्ट बॉक्सेस क्लियर दिख रहे हैं। तो कंटेंट के बात करें तो हिमालयी नदियां सदाबहार होती हैं क्योंकि इन्हें ग्लेशियर और बारिश दोनों से पानी मिलता है, जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो सीजनल होती हैं, यानी सिर्फ बारिश पर निर्भर। और यहाँ एक खास टर्म है पूर्ववर्ती नदियाँ, जो पहाड़ों से भी पुरानी हैं। ये एंटीसीडेंट या पूर्ववर्ती नदियों का असल मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि ये नदियाँ हिमालय के बनने से भी पहले से वहां मौजूद थीं, और पहाड़ के उठने के बावजूद उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला। अच्छा, ये नीचे दिए गए Q1 और Q2 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। एकदम सही। Q1 में इन 2 मुख्य नदी विभाजनों पर फोकस किया गया है, और Q2 ये हाईलाइट करता है कि गोदावरी एक हिमालयी नदी नहीं है। बिल्कुल, ये पॉइंट क्लियर है। तो बेसिकली नदियां हिमालयी और प्रायद्वीपीय सिस्टम्स में बटी हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है, इस 3D टेरेन मैप में देखो, यहाँ सिंधु नदी की ब्लू लाइन तिब्बत से निकलकर लद्दाख होते हुए पाकिस्तान जा रही है। नीचे Q1 और Q2 भी हैं। हाँ, और कुछ बॉक्सेस में डिटेल्स हैं। तो ये नदी मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। भारत में ये लद्दाख के दमचौक से एंट्री लेती है और चिल्लास नाम की जगह से पाकिस्तान में एग्जिट करती है। यहाँ 1960 की सिंधु जल संधि भी मेंशन्ड है। इस 1960 की ट्रीटी में पानी का बंटवारा कैसे हुआ था? स्लाइड के हिसाब से 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को दिया गया और बाकी 3 नदियों का भारत को। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। Q1 पूछता है कि सिंधु केवल लद्दाख यूटी से बहती है, और Q2 में ट्रीटी का साल 1960 हाईलाइट किया गया है। सही है। तो ये थी सिंधु नदी की भारत में एंट्री और एग्जिट। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। इस स्लाइड में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का मैप है, जहां झेलम और चिनाब नदियां हाईलाइट की गई हैं, और एक चमकता हुआ ट्रिक बॉक्स भी है। वो ट्रिक बॉक्स काफी प्रोमिनेंट है। हाँ, तो झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है, वुलर झील बनाती है, और श्रीनगर इसी के किनारे है। दूसरी तरफ चिनाब है जो बारालाचा दर्रे से आती है, और हिमाचल में इसे चंद्रभागा कहते हैं। चिनाब को चंद्रभागा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चंद्रा और भागा नाम की 2 नदियों के संगम से, यानी उनके मिलने से बनती है। ये ट्रिक वाले पॉइंट्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। एकदम सही। ट्रिक है, शेषनाग के डसने को झेलना मुश्किल है, जिससे झेलम और शेषनाग याद रहता है। ये Q1 और Q2 के लिए बहुत हाई यील्ड है। बहुत बढ़िया तरीका है याद रखने का। तो ये झेलम और चिनाब के उद्गम थे। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, इस मैप में रावी, व्यास और सतलुज नदियां दिख रही हैं। यहाँ एक चमकता हुआ संगम पॉइंट है और एक नहर का रास्ता भी बना हुआ है। वो कैनाल पाथ काफी लंबी दिख रही है। रावी और व्यास रोहतांग दर्रे से आती हैं। व्यास इकलौती ऐसी नदी है जो पूरी तरह सिर्फ भारत में बहती है। सतलुज तिब्बत के राकस ताल से निकलकर शिपकीला दर्रे से एंटर करती है, और हरी के जहां सतलुज और व्यास मिलते हैं वहीं से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। व्यास रिवर बाकी ट्रिब्यूटरी से अलग क्यों है? जैसा मैंने बताया, ये सिंधु तंत्र की इकलौती नदी है जो सिर्फ और सिर्फ भारत की सीमा के भीतर बहती है, पाकिस्तान नहीं जाती। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। Q1 यही है कि व्यास सिर्फ भारत में बहती है, और Q2 में भाखड़ा नांगल बांध का सतलुज पर होना पूछा जाता है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है। समझ गया। तो यहाँ सिंधु की सहायक नदियां खत्म होती हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। इस डायग्राम में उत्तराखंड में नदियां 5 अलग अलग पॉइंट्स पर मर्ज हो रही हैं, जिन्हें पंचप्रयाग कहते हैं, और नीचे एक मेन एरो जा रहा है। हाँ,
बहुत सारे नाम जुड़े हुए हैं। अलकनंदा में धौली गंगा मिले तो विष्णु प्रयाग बनता है, नंदाकिनी मिले तो नंद प्रयाग, पिंडर मिले तो कर्ण प्रयाग, मंदाकिनी से रुद्र प्रयाग और भागीरथी के मिलने पर देव प्रयाग बनता है। यहीं से गंगा नाम शुरू होता है। इन सभी प्रयागों में एक नदी कॉमन लग रही है। सही पकड़ा, अलकनंदा वो कॉमन नदी है जो इन सभी संगमों में मौजूद रहती है। ये देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग वाला पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। Q1 और Q2 में ये संगम मैच करने के लिए आते हैं। याद रखना पड़ेगा। तो देवप्रयाग से ही गंगा को उसका नाम मिलता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ। इस मैप में एक लंबी नदी गंगोत्री से निकलकर उत्तरी मैदानों से होते हुए सीधा बांग्लादेश तक जा रही है। रास्ता काफी लंबा है इसका। कि बैक्टीरियोफेज वायरस के कारण इसका पानी खराब नहीं होता और बांग्लादेश में इसे पद्मा कहते हैं। एक मिनट, ये बैक्टीरियोफेज क्या चलता है जिससे पानी खराब नहीं होता? ये एक ऐसा वायरस है जो पानी के अंदर के हानिकारक बैक्टीरिया को मार देता है, जिससे पानी में कीड़े नहीं पनपते। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। Q1 में बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा पूछा जाता है और Q2 में हरिद्वार में मैदानों में उतरने वाला पॉइंट है। क्लियर है। तो ये गंगा की मेन जर्नी है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। यहाँ उत्तर प्रदेश का मैप है जिसमें रामगंगा, गोमती और घाघरा नदियां बाईं ओर से यानी लेफ्ट से मेन ब्लू लाइन में जुड़ रही हैं। हाँ, लेफ्ट साइड से आ रही हैं। रामगंगा पहली प्रमुख सहायक नदी है। गोमती इकलौती है जो मैदानी इलाके यानी पीलीभीत की फुलहर झील से निकलती है। लखनऊ और जौनपुर इसके किनारे हैं। घाघरा तिब्बत के मापचाचुंग ग्लेशियर से आती है, इसे सरयू भी कहते हैं, और अयोध्या इसके तट पर है। गोमती के प्लेन ओरिजिन का मतलब क्या ये पहाड़ों से नहीं आती? बिल्कुल, ये किसी पहाड़ या ग्लेशियर से नहीं बल्कि मैदान में मौजूद एक झील से शुरू होती है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। एकदम सही। Q1 गोमती के मैदानी उद्गम पर फोकस करता है और Q2 अयोध्या के सरयू नदी के किनारे होने पर। ठीक है। तो यूपी में ये मुख्य लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। इस मैप में बिहार और वेस्ट बंगाल का एरिया है जहां गंडक, कोसी और महानंदा नदियां दिख रही हैं। कोसी के पास कुछ टेक्स्ट है। गंडक को नेपाल में शालिग्राम कहते हैं। कोसी 7 धाराओं से बनती है और इसे बिहार का शोक कहते हैं क्योंकि ये भारी गाद के कारण अपना रास्ता बदलती है। और महानंदा दार्जिलिंग पहाड़ियों से आती है। ये गंगा की आखिरी बाईं सहायक नदी है। कोसी नदी अपना रास्ता क्यों बदलती है? क्योंकि ये पहाड़ों से इतनी भारी मिट्टी और गाद लाती है कि वो खुद के ही रास्ते को ब्लॉक कर देती है, तो पानी को मजबूरन नया रास्ता बनाना पड़ता है। ये बिहार का शोक वाला पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। Q1 यही है और Q2 में महानंदा को आखिरी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी बताया गया है। समझ गया। कोसी का नेचर काफी विनाशकारी है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट। इस मैप में यमुना और चंबल नदियां मिल रही हैं और मालवा का पठार मार्क किया हुआ है। एक ट्रिक भी हाईलाइटेड है यहाँ। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है जो यमुनोत्री से आती है और प्रयागराज में मिलती है। दिल्ली, मथुरा, आगरा इसके किनारे हैं। चंबल MP की जानापाओ पहाड़ी से आती है। इसके लिए ट्रिक है, कंबल छोटा है जा ना पाओगे, और ये अपने गहरे बीहड़ के लिए फेमस है। ये चंबल के बीहड़ क्या होता है? ये पानी के तेज कटाव से बनी बहुत गहरी और ऊबड़ खाबड़ खाइयां होती हैं जिन्हें रेवीन्स भी कहते हैं। ये ट्रिक और रेवीन वाला पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। एकदम सही। Q1 यमुना को सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी बताता है और Q2 चंबल के जानापाओ ओरिजिन पर है। ठीक है। यमुना और चंबल की टोपोग्राफी बहुत खास है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ। इस मैप में छोटा नागपुर पठार से सोन नदी ऊपर की तरफ और दामोदर नदी दाहिनी तरफ बहती दिख रही है। सोन नदी ऊपर मतलब नॉर्थ की तरफ जा रही है? हाँ, सोन अमरकंटक से निकलकर नॉर्थ की तरफ बहती हुई पटना के पास गंगा में मिलती है। दामोदर छोटा नागपुर से निकलकर हुगली में मिलती है। इसे जैविक मरुस्थल या बंगाल का शोक कहते हैं क्योंकि इसमें कोयले और इंडस्ट्रीज का भयानक प्रदूषण है। एक मिनट, नदी नॉर्थ की तरफ कैसे बह सकती है? क्योंकि सोन नदी जिस प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है वहां जमीन का ढलान ही उत्तर की तरफ है, तो पानी ढलान को फॉलो करता है।
ये बायोलॉजिकल डेजर्ट वाला पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। Q1 सोन के नॉर्थ फ्लो के बारे में है और Q2 दामोदर के पोल्यूशन स्टेटस पर। याद रहेगा। तो यहाँ गंगा सिस्टम खत्म होता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। इस 3D माउंटेन मैप में एक नदी एकदम शार्प यू टर्न ले रही है और अलग-अलग रीजन्स में इसके नाम बदलते हुए दिखाए गए हैं। हाँ, काफी सारे नाम लिखे हैं मैप पर। ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। फिर नमचा बरवा पर्वत के पास ये यू टर्न लेती है। अरुणाचल में इसे दियांग कहते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना। एक ही नदी के इतने अलग अलग नाम हैं। हाँ, रीजन्स के हिसाब से इसके 4 स्पष्ट नाम हैं: सांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र और जमुना। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बहुत ज्यादा। Q1 में तिब्बत में इसका नाम सांगपो पूछा जाता है और Q2 में नमचा बरवा का यू टर्न फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये ब्रह्मपुत्र का नामकरण था। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, देखते हैं। इस डायग्राम में एक बहुत बड़ा हरा आइलैंड है, माजुली, जिसके चारों तरफ नदियों का नेटवर्क है और कई सहायक नदियों के नाम लेबल किए गए हैं। एक नदी का नाम लाल रंग से भी लिखा है। हाँ, बाईं तरफ से दिबांग, लोहित, धनसिरी और कोपिली आती हैं। लोहित को लाल मिट्टी के कारण खूनी नदी भी कहते हैं। दाईं तरफ से तीस्ता, संकोश, मानस और सुबनसिरी हैं। और असम में जो माजुली है वो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या लोहित नदी में सच में खून जैसा कुछ है? नहीं, ये सिर्फ पानी में लाल मिट्टी के मिलने की वजह से होता है, जो इसे एकदम खून जैसा लाल रंग दे देती है। ये माजुली वाला पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। एकदम सही। Q1 माजुली पर है और Q2 लोहित को खूनी नदी कहने पर। समझ गया। माजुली का स्केल सच में विशाल है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट। इस 3D ब्लॉक में नर्मदा और ताप्ती नदियां विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ों के बीच पश्चिम की ओर बहकर खंबात की खाड़ी में जा रही हैं। यहाँ बीच में रिफ्ट वैली लिखा है। नर्मदा अमरकंटक से और ताप्ती मुल्ताई से निकलती हैं। ये भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली में बहती हैं। समुद्र में गिरते वक्त ये डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुरी यानी ज्वार नदमुख बनाती हैं। यहाँ ट्रिक भी है, नरम स्वभाव वाले अमर होते हैं और ताई हमेशा तपती रहती है। डेल्टा और एस्चुरी में क्या अंतर होता है यहाँ? इस स्लाइड के विजुअल के हिसाब से ये नदियां फैलकर डेल्टा बनाने के बजाय सीधा एक धारा में समुद्र में गिर जाती हैं, जिसे एस्चुरी कहते हैं। ये रिफ्ट वैली और एस्चुरी वाला पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। Q1 और Q2 इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करते हैं। ठीक है। तो ये रिफ्ट वैली का यूनिक बिहेवियर है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ। इस मैप में राजस्थान और गुजरात का एरिया है, जहां लूनी, माही और साबरमती नदियां हैं और कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की डॉटेड लाइन भी है। लूनी नदी तो बीच में ही खत्म हो रही है। हाँ, लूनी अरावली से निकलती है और कच्छ के रण में गायब हो जाती है। इसे इनलैंड ड्रेनेज कहते हैं और इसका पानी सबसे खारा है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और साबरमती उदयपुर से खंभात की खाड़ी तक जाती है। अहमदाबाद इसी के किनारे है। इनलैंड ड्रेनेज का मतलब क्या ये समुद्र तक नहीं पहुंचती? सही समझे। लूनी कच्छ के नमकीन दलदल में ही सूखकर पूरी तरह गायब हो जाती है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, Q1 माही नदी के बारे में है और Q2 लूनी के गायब होने के बारे में। क्लियर है। ये नदियां अपने रीजन के लिए बहुत खास हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। इस मैप में महानदी छत्तीसगढ़ से होते हुए ओडिशा जा रही है। वो एक बहुत बड़ा बांध भी दिख रहा है और समुद्र के पास एक विशाल डेल्टा बना है। बांध का नाम हीराकुंड लिखा है। ये सिहावा पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। ओडिशा में इस पर 26 किलोमीटर लंबा हीराकुंड बांध है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं ओंग, जोंक, इब और तेल। हीराकुंड बांध की लंबाई कितनी बताई आपने? स्लाइड में मेंशन्ड है। ये लगभग 26 किलोमीटर लंबा है, जो इसे भारत का सबसे लंबा बांध बनाता है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। Q1 हीराकुंड बांध पर है और Q2 इसके सिहावा उद्गम पर। याद रहेगा। महानदी का स्केल बहुत बड़ा है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ,
इस मैप में प्रायद्वीपीय भारत के आर पार गोदावरी की एक लंबी ब्लू लाइन हाईलाइट की गई है। ये काफी लंबा रास्ता कवर कर रही है। ये नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे इसके विशाल आकार के कारण दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। इसकी ट्रिब्यूटरीज है पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती और मंजीरा। इसे वृद्ध गंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दक्षिण भारत में बहुत ही विशाल और पुरानी नदी है, इसीलिए इसे ये नाम मिला है। ये दक्षिण गंगा वाला पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बहुत जरूरी है। Q1 और Q2 इसी पर है। स्टूडेंट्स अक्सर इसे दूसरी दक्षिणी नदियों से कंफ्यूज कर देते हैं। ध्यान रखना पड़ेगा। गोदावरी दक्षिण की सबसे प्रमुख नदी है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। यहाँ मैप में कृष्णा नदी है, जिस पर 2 बांध मार्क किए गए हैं और एक ट्रिब्यूटरी हैदराबाद से होकर गुजर रही है। ट्रिब्यूटरी का नाम मूसी लिखा है। हाँ, कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है और दूसरी सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। इस पर नागार्जुन सागर और अलमाटी बांध हैं। तुंगभद्रा, भीमा और मूसी इसकी सहायक नदियां हैं और हैदराबाद मूसी नदी पर ही है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? स्लाइड में क्लियर है। ये कृष्णा की सहायक नदी मूसी के किनारे बसा हुआ है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। एकदम सही। Q1 महाबलेश्वर ओरिजिन पर है और Q2 हैदराबाद और मूसी पर। समझ गया। कृष्णा नदी पर बने बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट। इस मैप में कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच बहती दिख रही है। यहाँ कुछ विवाद या डिस्प्यूट के बारे में भी लिखा है। ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं इसकी पवित्रता के लिए। ये इकलौती प्रायद्वीपीय नदी है जिसमें साल भर पानी रहता है, क्योंकि इसे लौटते हुए मॉनसून से भी पानी मिलता है। कर्नाटक और तमिलनाडु में इसके पानी को लेकर विवाद है। बाकी रिवर्स सूख जाती हैं, पर इसमें साल भर पानी कैसे रहता है? क्योंकि इसे आते हुए और लौटते हुए दोनों मॉनसून से पानी मिलता है। ये दक्षिण भारत की गंगा वाला पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। बहुत ही ज्यादा। Q1 में गोदावरी और कावेरी के बीच का डिफरेंस है और Q2 इसी विवाद पर है। क्लियर है। कावेरी की वाटर सप्लाई सच में यूनिक है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। इस मैप में 2 छोटी नदियां हैं। पूरब में स्वर्ण रेखा और एकदम नीचे दक्षिण में वैगई नदी। स्वर्ण रेखा के नाम में स्वर्ण है, क्या बात है? स्वर्ण रेखा छोटा नागपुर से आती है। जमशेदपुर इसके किनारे है। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी रेत में सोना पाया जाता है। वैगई तमिलनाडु में है, भारत की सबसे दक्षिणी नदी जो पाक जल संधि में गिरती है, और मदुरै इसके किनारे है। क्या स्वर्ण रेखा की रेत में सच में सोना मिलता है? हाँ बिल्कुल। इसकी रेत में सोने के ट्रेसेस पाए जाने की वजह से ही इसे ये नाम मिला है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। सही कहा। Q1 जमशेदपुर की लोकेशन पर है और Q2 वैगई को सबसे दक्षिणी नदी बताता है। ठीक है। ये दोनों एकदम ज्योग्राफिकल एक्सट्रीम्स है। चलो अब हमारी आखिरी स्लाइड देखते हैं। हाँ, लास्ट स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में 3 अलग अलग 3D मॉडल्स हैं। एक पहाड़ों के बीच गॉर्ज, एक बहुत प्रदूषित इंडस्ट्रियल नदी और एक बर्फीली खतरनाक पहाड़ी नदी। सारे पुरानी टर्म्स का विजुअल है ये। हाँ, पहाड़ काटने वाली पूर्ववर्ती नदियां जैसे सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, पोल्यूशन से बना बायोलॉजिकल डेजर्ट यानी दामोदर, अचानक बाढ़ वाली मृत्यु की नदी यानी काराकोरम की शोक नदी, और रास्ता बदलने वाली कोसी। शोक को मृत्यु की नदी क्यों कहते हैं? इसके खतरनाक रास्ते और अचानक आने वाली फ्लैश फ्लड्स की वजह से इसे ये डरावना नाम मिला है। ये टर्म्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। बिल्कुल। Q1 में सतलुज को पूर्ववर्ती पूछा गया है और Q2 में शोक नदी पर फोकस है। याद रहेगा। तो यहाँ हमारी वोकैब्युलरी और कॉन्सेप्ट्स पूरे होते हैं। काफी कुछ कवर कर लिया हमने। आपने देखा कि कैसे कोसी गाद के कारण अपना रास्ता बदलती है और दामोदर पोल्यूशन के कारण बायोलॉजिकल डेजर्ट बन गई। सोचो, नदियां फिजिकल जियोग्राफी तो बदलती ही हैं, पर इंसानों की वजह से उनका बेसिक नेचर भी कितना बदल रहा है। क्या हमारी दूसरी नदियां भी इसी रास्ते पर है? ये सच में सोचने वाली बात है। हमें इस पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स, आप इन स्लाइड्स और मैप लोकेशंस को अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए अच्छे से रिवाइज कर लें। मेहनत करते रहें।